पीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है आपका। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए टॉपिक सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है और ये टॉपिक हमें आना भी चाहिए क्या, क्योंकि आगे जब भी हम 11th और 12th में कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर हमें इसकी यूज आती है, यूज हमें करना इसको आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम रूल्स विद एग्जाम्पल्स और दो तरीके के राउंडिंग ऑफ जो हम करते हैं, 5 से ज़्यादा हैं कम है वो भी हम देखेंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में सार्थक अंक कैसे काम आते हैं वो भी हम देखेंगे, जिनके आईआईटी जेईई और नीट के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभार या हर बार पूछा जाता है। तो वीडियो का आप पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सार्थक अंक होते क्या हैं। तो देखिए, सार्थक अंक क्या होते हैं, किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। कोई भी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको शुद्ध रूप से हमें व्यक्त करना है तो जो अंकों का हम उपयोग करेंगे उसे सार्थक अंक कहते हैं। आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। इसके निम्नलिखित नियम हैं। तो पहला नियम की हम बात करते हैं। पहला नियम क्या है, जितने भी अशून्य अंक होते हैं सभी अशून्य अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल तो है आपके सामने कि 8, 2, 5, 4, 1, तो इसमें सार्थक अंक सभी अशून्य हैं तो इसमें सार्थक अंक बिल्कुल 5 हो जाएंगे। फिर 2, 5, 4, 7, तो इसमें अशून्य अंक कितने हैं, 4 हैं, तो 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम क्या है, 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंक यानी 2 नंबर हैं लेकिन वो 0 नहीं है और उनके बीच में 0 आ रहा है तो वो सार्थक अंक होगा। तो उदाहरण के तौर पे हम देख लेते 3.0025। अब इसके बाईं तरफ भी अशून्य है, दाईं तरफ भी अशून्य है, तो इसमें सार्थक अंक 0 गिने जाएंगे, यानी 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। अब इसमें देखिए 4 0 है लेकिन बाईं तरफ भी 2, दाईं तरफ भी 3, तो 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य आ रहे हैं, लेकिन तो हम इसको सार्थक अंक गिनेंगे 0 को। तो ये नियम हैं, रूल्स हैं, विद एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, इसलिए आपको आना चाहिए। तो इसमें कितने हो गए, 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। तीसरा नियम है, यदि संख्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी है मतलब 0 पॉइंट में लिखा जा रही है, तो दशमलव बिंदु के दाहिनी तथा अन्य अंक के बाईं ओर स्थित सभी अंक सार्थक अंक नहीं होंगे। इसको एग्जाम्पल से पहले हम समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे 0.0024। तो देखिए, दशमलव बिंदु के दाहिने, दशमलव बिंदु के दाईं कौन सा है, ये 00 है, जैसे आपको ये वाले 00 .0024, तो दशमलव के दाईं और अन्य अंक के बाईं ओर स्थित होंगे तो वो सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे। तो यहाँ पे 0.0024 है, तो यहाँ पे दशमलव के दाहिनी ओर वाले जो 0 हैं वो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। ये जो हैं सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। तो सार्थक अंक आपके कितने होंगे, केवल 2 सार्थक अंक होंगे। इसलिए ये जो है वो नोट करते चलिए आप साथ में। फिर है ये देखिए, अगर अभी हमने देखा कि दशमलव के दाईं ओर वाले अंक जो हैं 0 जो हैं वो नहीं गिने जाते, लेकिन अगर बाईं ओर आ गए तो वो गिने जाएंगे। तो 3 के आगे 3 0 है तो 1 3 हो गए, 3 0, तो अंक कितने हो गए, 4 सार्थक अंक हो गए। ऐसे 2.40, तो 4 के आगे 0 है तो ये 3 सार्थक अंक हो गए। यानी ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो और दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी दशमलव तो है, साथ में दशमलव के साथ में कोई अशून्य अंक है और उसके बाद में 0 आ रहे हैं, अशून्य अंक के बाद में 0 आ रहे हैं, तो वो सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इस तरीके से ये आपको नोट कर लेना है। अगला है, जैसे 300 है तो इसके अंदर केवल एक ही सार्थक अंक होगा। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ है, याद रखिएगा, पिछले वाले नियम में पॉइंट लगा हुआ था, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ है। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो, तो दशमलव नहीं हो, अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं 5-4 बार। आप पहले तो इनके नोट्स बनाइए और साथ में लिखते चलिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अंतिम अशून्य राशि, अगर अंतिम अशून्य राशि के दाएं
और आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं यदि मापन द्वारा इनको व्यक्त किया गया है। अगर जैसे मात्रक लिख दिया गया, जैसे उदाहरण है 4020 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर 4 सार्थक अंक होंगे क्योंकि यहाँ पे मात्रक लिख दिया गया है, इसलिए मात्रक का भी हमें ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है कई बार पूछा जाता है कि 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है, तो 2.7 गुणा 10 की घात -15 है, तो 10 की घात -15 को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा। केवल इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 2 ही सार्थक अंक होंगे। तो इम्पोर्टेंट नियम है, आपके लिए एग्जाम्पल के साथ लेकर आए हैं, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 8वां नियम है, दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों में बदलाव नहीं होता है। तो जैसे 36.2 और 3.62 है, तो इनमें 3 ही सार्थक अंक होंगे। ये तो हो गए सार्थक अंकों के रूल। अब जो रूल कहाँ पर काम आएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं सार्थक अंकों को व्यक्त करना, यानी राउंडिंग ऑफ, जिसको हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं, राउंडिंग ऑफ से ज़्यादा समझते हैं। तो सबसे पहले है, यदि निश्चित सार्थक अंकों के बाद में छोड़े जाने वाली संख्या 5 से कम है तो उसकी पूर्व संख्या को अपरिवर्तित रहने देते। तो ये मैथमेटिक्स में पढ़ा है, अगर 5 से कम है तो हम उसको छेड़ते ही नहीं है। 7.82 है, तो 2 जो है वो 5 से कम है, तो इसको 7.8 ही हम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगला है, यदि छोड़े जाने वाली संख्या 5 से अधिक है और उसके पूर्व की संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं। यदि छोड़े जाने वाली संख्या 5 से अधिक है तो उसकी पूर्व संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं। 12.78 है, 5 से अधिक होगी तो हम इसको बढ़ा देंगे, 12.8 कर देंगे। अब वाला नियम थोड़ा ढंग से देखिए, यदि छोड़े जाने वाली संख्या 5 है और उसके बाद कोई अशून्य संख्या आती है तो उसके पूर्व की संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं। अशून्य संख्या आती है तो उसके पूर्व संख्या 1 को बढ़ा देते हैं। 6 3 5 1 है तो 5 आ गया ना, तो यहाँ पे 16.4 हम कर देते हैं। और अगला नियम क्या है, यदि छोड़े जाने वाली संख्या 5 है, जो संख्या हम छोड़ रहे हैं वो क्या है 5, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद कोई शून्य आ गया, क्या आ गया? शून्य आ गया, तो उसके पूर्व की संख्या को अपरिवर्तित रहने देते हैं यदि संख्या सम है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 3.250 है, अब यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब क्या 5 के पहले जो संख्या आ रही है उसमें से 1 बढ़ाएंगे तो 0 आ गया है। तो जो संख्या अगर सम है तो हम अपरिवर्तित रहने देते हैं, 3.2 ही हम यहाँ पर लिखेंगे। और अगर संख्या विषम आ जाती है तब हम उसको 1 बढ़ा देंगे, तो 3.750 आ गया। अब 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर इस जो 7 है वो विषम आ गया, तो हम इसको 1 बढ़ा देते हैं, 3.8 हम इसको कर देंगे। तो ये सारे नियम कम से कम आप 5-6 बार पढ़ लोगे तो एकदम आपको याद हो जाएंगे, और इनको पढ़ने ही पड़ेंगे, एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने पड़ेंगे। अब कैलकुलेशन के अंदर जो कि काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, संख्याओं का गुणा करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक वाली अंकों वाली मूल संख्या। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, जैसे 142.06 को हम 0.23 से गुणा करेंगे तो ये आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि जो संख्या आई है उसमें उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए जितने की कम सार्थक अंक वाली संख्या है। तो कम किसमें? इसमें देखिए, ऊपर वाले में कितने सार्थक अंक हो गए? 1 होंगे। यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे? 2 होंगे, ठीक है ना। तो सार्थक अंक कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ पर आंसर कितने रख देंगे हम? 33 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या है। एक और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे 51.028 और 1.3 है, कि तो इसको ये करेंगे तो इतना गुण आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 66.8 सबसे कम की अगर हम बात करें तो कितने सार्थक अंक होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर रखेंगे, ठीक है। अगला जो है, अगले का आंसर पहले अगर डिवाइड में अगर हम करें तो डिवाइड में यहाँ पर देखिए, जो ये 9 0 और 2 6, तो 9 0 में 2 सार्थक अंक हो गए, तो यहाँ पर हम 2 ही सार्थक अंक यहाँ पर रखेंगे, जितने भी सबसे कम है, सबसे कम वाले में ही हम सार्थक अंक रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो उदाहरण है इसमें कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक है। तो यहाँ पर आंसर में भी कितने सार्थक अंक है? 3 ही सार्थक अंक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम इसको रूल को समझते हैं कि संख्याओं का गुणा भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए, परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए जितने की सबसे कम
सार्थक अंक वाली संख्या मूल संख्या में, तो देखिए यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं 2, इसलिए हमने यहाँ पे सार्थक अंक कितने रखे आंसर में 2। यहाँ पर सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं 3, इसलिए यहाँ पर हमने कितने रखे 3। यहाँ पर कितने हैं 2, तो कितने रखे 2। तो सबसे कम व सार्थक अंक जितने होंगे उतने ही हमारे को आंसर में रखने हैं। फिर अगला है कि यदि राशियों को जोड़ने घटाने से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद में उतने ही सार्थक अंक रहने देने हैं जितने की जोड़ने या घटाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद सबसे कम है। तो पहले उदाहरण से समझते हैं, जैसे 33.3 और 3.1111 और इनको हम जोड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें दशमलव के बाद के सार्थक अंक देखने हैं, तो दशमलव के बाद में इसमें 1 सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें 3 सार्थक अंक है। तो सबसे कम हमें यहाँ पर रखने हैं, तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो 36.7 आएगा। कन्फ्यूज नहीं होना, दशमलव के बाद में हमें देखना, दशमलव के बाद में उतने ही सार्थक अंक रहने हैं। तो जोड़ बाकी का अलग है, गुणा और भाग का अलग नियम है, ठीक है। गुणा भाग में तो जितने भी सार्थक अंक है कम से कम उतने रहने चाहिए। जोड़ बाकी के अंदर, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक है तो उतने रहने चाहिए। तो दशमलव के बाद में 33.3 में एक ही सार्थक अंक है, तो एक ही सार्थक अंक अपने रखा है। फिर ये देखिए, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर तो ये आ गया, लेकिन यहाँ पे सबसे कम दशमलव के बाद में सार्थक अंक कितने हैं, तो यहाँ पर सबसे कम कितने रखे गए हैं, 2 रखे गए हैं, तो 3.47 यहाँ पर ये आंसर आपका आ गया। तो इस तरीके से ये आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सिग्निफिकेंट पे इतना डिटेल के अंदर वीडियो बहुत कम मिलेंगे आपको, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और 11th क्लास के लिए पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, अब तो स्कूल भी ओपन होने वाले हैं। जय हिंद।